अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समंदर, ए दोस्तों अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ये बताया कि सर सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम की 12th क्लास की डेट शीट आ गई है और उस डेट शीट के अकॉर्डिंग बच्चों पहला पेपर जो है अपना, अगर हम साइंस के पेपर्स की बात करें तो पहला पेपर अपना केमिस्ट्री का है 2 मार्च को। अब आई डोंट नो कि भाई इस डेट शीट में कितनी सच्चाई है, ऑफिशियल है या कैजुअल है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर मान के चले तो हमारा फर्स्ट पेपर जो है फिजिक्स के कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें तो पहला पेपर हमारा केमिस्ट्री का है 2 मार्च का। फिजिक्स का पेपर हमारा अप्रैल में है। तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट हमने रीड किए, उन्होंने पूछ रखा है कि सर आप केमिस्ट्री करा सकते हो, आपका फिजिक्स का तरीका बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा आपका फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे टेलीग्राम पे ये भी अपडेट किया कि वो नोट्स भी बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत, सच में बहुत अच्छा फील हुआ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज हम आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही जाना माना चैप्टर है, उसको लेकर आप बच्चों के बीच में आ गए हैं। और बच्चों देखो, जिन बच्चों ने मुझसे बोला था कि आप सर केमिस्ट्री पढ़ा दोगे क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, तो अगर आप करा सकते हो तो प्लीज यू विल। तो आपको हम एक बात बताना चाहते हैं बच्चों, आज हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो आप देख लोगे कैसा कराएंगे, लेकिन आपको एक बात बता देते हैं कि अभी तो फिजिक्स की अकड़ उतारी है, अब केमिस्ट्री की बारी है। और प्यारे बच्चों, आपको आज केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम कराने जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास कमेंट्स आए केमिस्ट्री की क्लासेस को लेकर, तो अब हम केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। हम आपसे ना बोलकर हम इस चीज को आपके सामने साबित करेंगे कि हम केमिस्ट्री का आपको कॉन्सेप्ट कैसे कराते हैं, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कराएंगे कि आपने ना सुने होंगे ना कभी पढ़े होंगे। बहुत ध्यान से देखते चलना है बच्चों। स्टूडेंट्स ने मेरे ही मन की बात बोल दी कि भाई सर हमें केमिस्ट्री करा दीजिए। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों को केमिस्ट्री स्टार्ट कराऊं, लेकिन मैं ये अपने मुंह से बोलना पसंद नहीं करूंगा कि मैं केमिस्ट्री कितनी अच्छी पढ़ाता हूँ और कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे केमिस्ट्री में। ये अगर देखो, बहुत अच्छी कहावत कही है किसी महापुरुष ने कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हिम्मत बताई नहीं, हिम्मत दिखाई जाती है। तो आज हम उस हिम्मत को दिखाने के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो गए हैं। तो आपके सामने बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आज हम चैप्टर करा रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिए, सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है बच्चों, देखो नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, 1-2 स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पे मुझे बताया कि सर फिजिक्स में ये डाउट है, मैंने नोट्स में लिख रखा है, तो सर ये पॉइंट्स एक बार क्लियर कर दीजिए कि ये पॉइंट्स क्या था। उसने मुझे क्वेरी डाली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसका मतलब उसने नोट्स प्रिपेयर किए हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो का टॉपिक था। तो उस बच्चे ने पूछा, बहुत अच्छा लगा। तो नोट्स आफ्टर ऑल आपका ही तो बेनिफिट है भाई, हमारा बेनिफिट थोड़ी ना। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो नोट्स बनाते चलो, है ना। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी बच्चों, सब कुछ बिक जाएगा, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। पढ़ाई हमेशा आप लोगों के पास ही रहेगी, आप लोगों के साथ रहेगी, ठीक है। इसलिए बड़े जोर शोर से आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करते हैं और बड़ा ध्यान से फोकस करेंगे सभी बच्चे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बच्चों लिखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज ए स्पेशल क्लास कंपाउंड्स। स्पेशल क्लास कंपाउंड्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज ए स्पेशल क्लास कंपाउंड्स। स्पेशल क्लास कंपाउंड है। इसमें क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो कुछ बायोलॉजिकल, आप बायोलॉजिकल लिखिए, बायोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, वो भी क्या होते हैं, वो भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आते हैं। कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसका? आयरन का। किस मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों? आयरन का। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हीमोग्लोबिन, विच इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ विच मेटल? आयरन। इन द सेम मैनर क्लोरोफिल, सभी ने सुना है बायो में क्लोरोफिल
सभी बच्चों ने बायो में सुना है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ऑल्सो ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ ए मेटल नेम एज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल इज ऑल्सो ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ ए मेटल, ये भी एक मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है नोन एज मैग्नीशियम। तो बच्चों इनमें कंफ्यूज नहीं होना, हीमोग्लोबिन आयरन का है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का है। मैं आपसे पूछूं विटामिन B12 के बारे में आपका क्या ख्याल है? विटामिन B12 एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। विटामिन की फॉर्म है विटामिन B12, विटामिन बी की सब टाइप है B12, राइट। किस मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों? 4 ऑप्शन दिए, तो कौन सा ठीक है? कोबाल्ट। विटामिन बी का एक सब टाइप हो गया B12। B12 विटामिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। कुछ जनरल बातें हैं, ठीक है, ये समझनी होगी आपको। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन B12 ये सभी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स है ना सारे। आपने बायो में पढ़े हैं, क्लोरोफिल भी पढ़ा है, हीमोग्लोबिन भी पढ़ा है, विटामिन, एंजाइम्स ये भी पढ़े हैं। ये सभी एक पर्टिकुलर मेटल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज स्पेशल क्लास कंपाउंड्स, राइट। स्पेशल क्लास कंपाउंड्स हो गए केमिस्ट्री में। समझ में आ गई सबको ये बात? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में देखो, आगे हम चलते हैं तो हमारे पास एक और पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक आता है टर्म डबल सोल्ट। डबल सोल्ट नाम की एक टर्म आती है बच्चों। अभी जनरल इंट्रोडक्शन पे ध्यान से सुनते चलिए। आपको हो सकता है क्वेश्चन आते हो, आपको हो सकता है टॉपिक आता हो, वटेवर आपने याद कर रखा हो, जो भी हो, लेकिन ये जो जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, जो जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने कभी भी नहीं सुने होंगे, कभी भी आपने अपने नोट्स में नहीं लिखे होंगे। इनको ध्यान से सुनते चलिए, क्योंकि मेरा हर बार फोकस एक ही पॉइंट पे होता है कि आपको उस टॉपिक और उस चैप्टर में क्या करना है, बिल्कुल 0 से इंफिनिटी तक लाना है। इसका मतलब सब्जेक्टिव तो आपको क्लियर हो ही हो, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम फेस ना करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो। एक जनरल पॉइंट और बता देते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए स्पेशल क्लास कंपाउंड्स। क्या होता है इसमें? इन विच सेंट्रल मेटल, इन विच सेंट्रल मेटल, ये लिख लीजिए, जनरल इंट्रोडक्शन होगा इसका। इन विच ए सेंट्रल मेटल एटम, इन विच ए सेंट्रल मेटल एटम और आयंस इज सराउंडेड बाय, इज सराउंडेड बाय ए fixed number of oppositively charged ion, fixed number of oppositively charged ion, fixed number of oppositively charged ions or neutral molecules, charged ion और neutral molecule। बच्चों यहां से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एक पॉइंट खुलता चला जाएगा, आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड हो गए जिसमें सेंट्रल मेटल क्या होता है? इज सराउंडेड बाय, इज बाउंडेड बाय ए फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल सभी बच्चे जानते हैं, जिस पर ना कोई नेट पॉजिटिव चार्ज होता ना नेट नेगेटिव चार्ज होता, न्यूट्रल होता है। ना उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज होता ना उस पर नेट नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो हमने पॉइंट लिखा है इससे अब सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा बच्चों। ध्यान से देखिए, हमारे पास एक ये जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखिए आप, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये बच्चों हमने क्या किया इसमें, एक ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में यहां पर लिखा सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल के साथ यहां पर हमने फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? लीजेंड। आप इस बात को ध्यान दीजिए, जो हमने लिखा है कि भाई नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन, नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन और मॉलिक्यूल, ये जो होता है नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है, इसको कलेक्टिवली आप इसको पूरे को एक टर्म से डिफाइन कर सकते हो, विच इज नोन एज लीजेंड। आप ध्यान रखिए बच्चों, इसको बोलते हैं लीजेंड, ठीक है। समझ में आ गया बात सबको? तो अब ये देखिए, ये जो लीजेंड होता है, ये लीजेंड इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होता है।
आप ये बात ध्यान दीजिए, दिस इज द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल हो गया ये स्टूडेंट, सेंट्रल मेटल। और ये लिजेंड, लिजेंड में क्या क्या आ गया आपका, नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये सभी लिजेंड में काउंट हो गए। लिजेंड बताएंगे अभी बेसिकली क्या होता है। और लिजेंड इस सेंट्रल एटम से किसके थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है, थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। बच्चों देखो मेटल, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल हो गया, ये हमारे पास लिजेंड हो गया। लिजेंड में हमने बता दिया था बेसिकली क्या आता है, अपोजिट चार्ज आयन और आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, अपोजिट चार्ज आयन का मतलब वेदर इट इज कैटायन और एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। मतलब आपका लिजेंड जो है वो कैन बी, लिजेंड कैन बी एनायनिक। एनायनिक का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज हो गया। एनायन आप समझते हो नेगेटिव चार्ज होती है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया, कैटायन भी आप समझते हो पॉजिटिव चार्ज आयंस को बोलते हैं। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा जिसपे नो नेट चार्ज, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। तो आपका जो लिजेंड होता है वो आपका कैन बी एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात सबको। अब ये लिजेंड जो होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल से बॉन्डेड होता है, और ये पूरा का पूरा आपका एनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। तो बच्चों ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सभी नोट करें इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या अलाउ होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल होता है और लिजेंड उसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू से बॉन्डेड होता है। ठीक है, मेटल जो होता है, मेटल मेटल बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है मेटल का। इसका मतलब मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर। ठीक है, लेविस एसिड होते हैं मेटल हमारे, लेविस एसिड होते हैं। लेविस एसिड क्या होते हैं, जिनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। लेविस एसिड क्या होते हैं, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। लिजेंड क्या होते हैं, लिजेंड हमारे लेविस बेस होते हैं। लेविस बेस क्या होता है, जिसके पास क्या होता है, डोनेट करने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए होता है। इसका मतलब लिजेंड जो होते हैं उनके पास एक डोनर एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ थ्रो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ सकता है। बात समझ में आ रही है। इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी, इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है लेविस एसिड के पास, वो क्या होता है, वो वैकेंट ऑर्बिटल इस लेविस बेस के पास जो लोन पेयर होता है उसके थ्रू क्या हो जाता है, फिलअप हो जाता है। इसका मतलब दोनों के बीच क्या हो जाता है, एक गठबंधन हो जाता है। इसका वैकेंट ऑर्बिटल इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। राइट, तो दोनों के बीच क्या हो जाता है, गठबंधन, जिसको हम क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन जाती है, विच इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गई बच्चों बात। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक आपका एक्सेप्टर होता है। लेविस एसिड जो होता है इसको बच्चों एक्सेप्टर बोलते हैं, एक्सेप्टर हो गया। और लेविस बेस आपको क्या बोल लेंगे, डोनर बोल लेंगे। एक एक्सेप्टर होता है, एक डोनर होता है। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है वो कैसे बनती है, ये आपका एक्सेप्टर हो गया, ये आपका डोनर हो गया। तो आप एरो हेड से दिखाइए डोनर से ये एक्सेप्टर की तरफ, ये आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। ये भी नोट कीजिए स्टूडेंट्स, अदर नेम इसका क्या होता है, डेटिव बॉन्ड। बच्चों सारा पहले जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, 11th क्लास में आपने नहीं पढ़ा होगा 12th वालों ने, और 11th वाले भी बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। 11th में भी ये आपके सामने आएगा, लेविस एसिड, लेविस बेस। ठीक है, ये आपके इक्विलिब्रियम पार्ट फर्स्ट और सेकंड में है केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, सभी ध्यान से सुनिए, 11th 12th का दोनों कंबाइंड मटेरियल करा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिए आप। मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो ऐसे उनके बीच में बनता है, दो ये स्पीसीज होती है जिसमें एक एक्सेप्टर होती है, लेविस एसिड बोलते हैं, एक डोनर होती है, लेविस बेस बोलते हैं। डोनर मतलब विच कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेप्टर मतलब विच कैन एक्सेप्ट दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के कैपेबल हो। इसका मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा जो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और इसके पास देने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल को फिल करेगा। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो नोटेशन समझ में आ गया सबको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन क्या है कि ये जो एरो का जो टिप है, आई मीन जो हेड है,
वो एक्सेप्टर एटम की तरफ पॉइंट आउट करता है, एक्सेप्टर एटम की तरफ इशारा करता है, और जो इसकी टेल है, ये जो टेल है ये डोनर एटम की तरफ होती है। समझ में आ गई सबको ये बात? ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, विच इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि भाई ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, इसमें क्या होता है? आपका सेंट्रल मेटल जो कि विच एक्ट एज ए लेविस एसिड, और आपका लिजेंड विच एक्ट एज ए लेविस बेस, है ना। और ये जो लेविस बेस होता है ये क्या करता है? डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डेड विद द सेंट्रल मेटल, डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये सारा का सारा हमने किस में एनक्लोज कर दिया? एनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट विच इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है बच्चों। लिजेंड जो है आपका लैटिन भाषा का वर्ड है बच्चों, लिजेंड जो है वो लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है टाई करना, बांधना। ठीक है, लिजेंड आपका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाई। तो टाई मतलब बांधना, किसको बांधता है? सेंट्रल मेटल को अपने साथ बांधता है थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लेविस बेस होता है, कैटायनिक फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव लिजेंड भी हो सकता है, एनायनिक फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव लिजेंड हो सकता है, और न्यूट्रल की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? आपके लिजेंड है। सेंट्रल मेटल के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होते हैं? थ्रो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं बच्चों। समझ में आ गई बात? नोट कीजिए सभी। तो ये सभी को समझ में आ गए बच्चों। एक और बात बता देता हूं, सेंट्रल मेटल जो होते हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इसका मतलब ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कहां से ग्रहण करती है इलेक्ट्रॉन को? लिजेंड होते हैं। लिजेंड आपके क्या होते हैं बच्चों? इनके पास क्या होते हैं? इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होती है वो आपकी क्या होती है? एज ए डोनर एटम एक्ट करती है, एज ए डोनर एटम एक्ट करती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एज एन एक्सेप्टर एटम एक्ट करती है। ठीक है, इन दोनों एटम के बीच में जो कोलाबोरेशन होता है, जो इन दोनों एटम के बीच में जो गठबंधन होता है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होता है। ठीक है, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है भाई, अब देखो ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी। जो मैंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखी थी अभी, इसको ध्यान से समझिए स्टूडेंट। ये जो मैंने सेंट्रल मेटल आयन लिखी, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ये जो मैंने लिखा इसको क्या किया मैंने? लिजेंड के थ्रू कोऑर्डिनेट किया। लिजेंड इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है और एनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। सेंट्रल मेटल को मैंने क्या किया? लिजेंड के साथ कोऑर्डिनेट किया है। अब इसमें एक बात देखिए, ये पूरी एक सिंगल यूनिट है, ये पूरी एक वन यूनिट है, सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट का मतलब है कि इट कैन नॉट बी आयोनाइजेबल, इसको आप आयोनाइज नहीं कर सकते। आयोनाइजेबल, इट कैन नॉट बी आयोनाइजेबल। ठीक है, मतलब इसको आप आयंस में डिसोसिएट नहीं कर सकते, बिकॉज इट बिहेव एज ए वन यूनिट। ये एक यूनिट है कंप्लीट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ऐसा नहीं कि आपने सेंट्रल मेटल अलग कर दिया, लिजेंड अलग कर दिया। ठीक है, आप आयोनाइज कर ही नहीं सकते। आप इसको, अगर आप इसको वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या होगा? विल नॉट बी आयोनाइज। ठीक है, बिकॉज ये कंप्लीट एक सिंगल एक यूनिट है भाई, ये कंप्लीट। ठीक है ना, तो इसको आयोनाइज कैसे कर सकते हैं? उसके लिए देखो हम ये आपको काउंटर आयन का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। काउंटर आयन क्या होती है? ये सेंट्रल मेटल हो गया, लिजेंड इसके थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है, लिजेंड इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। सेंट्रल मेटल हो गया, लिजेंड इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और यहां पर जो आयंस होती है, यहां पर बाहर कौन सी होती है? यहां पर होती है एनायन। अगर ये एनायन है तो अब ये वाली यूनिट जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये एक्ट एज ए कैटायन, ये एक्ट एज ए कैटायन, बिकॉज कैटायन ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट देन एनायन इन केस ऑफ एनी सोल्ट लाइक NaCl। जैसे NaCl हो गया आपका, NaCl में आपके पास क्या हो गया? सोडियम आयन Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। तो देखो कैटायन ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट, है ना। आपने कैटायन लिखी है यहां पर पहले। ठीक है, तो Na+Cl-। तो इस टाइप से देखो ये Cl- है, मतलब आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो Na+Cl-, Na+
Cl माइनस, इस टाइप में लिख सकते हो, ठीक है। Na प्लस, तो इसका मतलब ये Cl माइनस, देखो यहां पर कंपेयर करो Cl माइनस, मतलब ये एनायन है ना। बैक पार्ट जो पीछे वाला पार्ट है वो एक्ट एज एन एनायन, तो ये आगे वाला क्या हो गया ऑटोमेटिकली, ये कैटायन हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सभी बच्चे समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम सेइंग कि भाई ये कैटायन है, ये एनायन है। तो बच्चों जो ये भार होता है, ये वाला जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पार्ट नहीं होती है, इनको बोलते हैं काउंटर आयंस, इनको बोलते हैं काउंटर आयंस, ठीक है। आयंस आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, सभी नोट करें, आयंस आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज काउंटर आयन। व्हाट इज काउंटर आयन? पूछ सकते हैं आपसे व्हाट इज काउंटर आयन, तो आप क्या लिखोगे, आयन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, वो क्या कहलाती है आपकी काउंटर आयन। अब इसको आप आयोनाइज कर सकते हो, ठीक है, एंड इट कैन बी आयोनाइज्ड। अब इसको आयोनाइज कर सकते हो आप, क्योंकि ये आपकी एनायन है तो जाहिर सी बात है ये कैटायन होगी। When they dissolve in water, they can be dissociated into ions, cation और anion। ये आपके एनायन दिखाई मैंने, और ये कैटायन। जब आप इसको वाटर में डिसोल्व करोगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएगी, कैटायनिक पार्ट अलग हो जाएगा, एनायनिक पार्ट अलग हो जाएगा, है ना। डिसोसिएशन पॉसिबल है, इसका मतलब अब इसको आयोनाइज कर सकते हैं। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या थी, ये सिंगल यूनिट थी, एक यूनिट थी, इट कैन नॉट बी आयोनाइज। बात समझ में आ गई सबको? बहुत ही जनरल से पॉइंट है, ध्यान से नोट करते चलिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपकी आईयूपीसी नेमिंग करते हैं बच्चे, स्टार्टिंग में आईयूपीसी नेमिंग से करना स्टार्ट कर देते हैं कि यही आनी है। अरे बच्चों इंट्रोडक्शन तो देखिए, क्वेश्चन तो यहां से आने हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन यहां से आने हैं। आईयूपीसी नेमिंग तो आपको रूल रेगुलेशन याद होने के बाद भी आ जाएगी, नहीं वो मेन मोटो थोड़ी ना है, क्वेश्चन तो यहां से उठने हैं। ये पॉइंट क्लियर ही नहीं है आपको, तो आप इनको बहुत अच्छे से नोट कीजिए। ये आयोनाइज क्यों नहीं हो सकता? अब काउंटर आयन आने से ये आयोनाइजेबल हो गया, वाई? इन बातों को अच्छे से नोट कीजिए। आई होप सबने यहां तक नोट किया होगा। क्या बताया बच्चों मैंने, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है जिसमें आपका किस किस की एंट्री होती है, सेंट्रल मेटल और लिजेंड की, ठीक है बच्चों। ये पूरा आपका पूरा एक सिंगल यूनिट होता है। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी बिहेव एज ए वन यूनिट एंड इट विल नॉट बी आयोनाइज, ठीक है, इट विल नॉट बी आयोनाइज, क्योंकि एक सिंगल यूनिट है तो इसका आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आयोनाइजेबल मतलब आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट कैन नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, ठीक है। कब हो सकती है आयंस में डिसोशिएट? जब कोई काउंटर आयन अपीयर होगी। अगर लेफ्ट में काउंटर आयन आती है तो वो कैटायन होगी, देन इट बिहेव एज ए एनायन। बच्चों बात को समझो, अगर लेफ्ट में कोई काउंटर आयन आएगी तो फिर ये क्या बन जाएगी एंटिटी, अगर ये कैटायन है तो उसके साथ क्या होगी, एनायन, ठीक है, तो ये फिर एनायन बन जाएगी। अगर आपकी राइट में कोई काउंटर आयन आती है वो क्या होगी, एनायन, तो ये क्या बन जाएगी, कैटायन। क्योंकि जैसे हम ऐसे लिखते हैं, लिखने का वे क्या होता है, NaCl, Na क्या है, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज, तो एंटिटी क्या बन गई, एनायन, नेगेटिव चार्ज, राइट। अब दोबारा दिखाया हमने NaCl, अगर पीछे काउंटर आयन के तौर पर एनायन है तो आपकी एंटिटी क्या बन गई, कैटायन। समझ में आ रही है बात? और इस केस में इसको क्या कर सकते हैं हम, इट कैन बी आयोनाइज, ठीक है। अब इसका आयोनाइजेशन पॉसिबल है, इट कैन बी आयोनाइज। समझ में आ गई सबको ये बात? तो इसको देखो क्लियर कर देते हैं बात को अच्छे से। इस बात को ध्यान से समझिए आप। जैसे मेरे पास ये है कि CO कोबाल्ट, मैं एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अभी मैं आईयूपीसी नेमिंग पर फोकस नहीं करा रहा, अभी मैं जनरल इंट्रोडक्शन पर ही हूं। CO कोबाल्ट है आपका NH3, ये हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल 4 टाइम्स लिख दिया है मैंने, 4 टाइम्स लिख दिया, और यहां लिख दिया मैंने Cl2Cl। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, CO कोबाल्ट कौन होगा यहाँ पर कौन होगा, सेंट्रल मेटल, तो ये आपका होगा सेंट्रल मेटल। उसके साथ कौन, बाकी जो भी अटैच होंगे सारे के सारे लिजेंड होंगे। ये भी आपका लिजेंड है, वो अलग बात है, न्यूट्रल है, ये बात आगे होगी हमारी। ये भी आपका लिजेंड है, वो अलग बात है, ये एनायनिक लिजेंड है, ठीक है। क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज होती है, एनायनिक लिजेंड है। ये बातें अभी नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं आपको, और इंट्रोडक्शन से ये आयोनाइजेशन का मीनिंग क्लियर कर रहे हैं। ये आपकी काउंटर आयंस हो गई। इसको कैसे लिख सकता हूं, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो क्या हो जाता है, इट विल बी आयोनाइज। ये आपका क्या हो जाएगा, डिसोशिएट इनटू आयंस, तो क्या बन जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कौन है, एनायन है,
मैंने बताया था अगर पीछे एनायन होगी तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, वो क्या बन जाएगी, कैटायन। तो ये हो गई CONH3 4Cl2, पूरे के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, -1, ठीक है, सॉरी +1 आ गया। ये आपका आयोनाइजेशन अब हो गया, ठीक है, ये काउंटर आयंस कहलाएगी बच्चों, आयोनाइजेशन हो गया। जैसे ही आपके पास यहाँ पर देखो एक काउंटर आयन के तौर पर ये आया क्लोराइड, तो आपका इसका आयोनाइजेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि 2 हो गई ना, अब ये एनायन है तो ये कैटायन बिहेव करेगी, अगर यहाँ कैटायन होती तो ये एनायन बिहेव करती। समझ में आ गई सब बच्चों को। इस पर अगर इस पर -1 है तो पूरी की पूरी एंटिटी पे नेट चार्ज क्या होगा, +1। अगर ये क्लोराइड आयन एनायन है, एनायन क्या होती है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, एनायन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज ही तो होती है भाई, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है तो पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या होगा, नेट चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका आयोनाइजेशन हो गया, ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात, सबको क्लियर हो गई बात, नोट करो इसको। बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मिलती जुलती एक टर्म और होती है डबल सोल्ट, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिए, डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैसे हम दोनों डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम ये कहते हैं कि दोनों एक ही बातें हैं, मतलब दोनों का मीनिंग एक है, लेकिन नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों टर्म अलग अलग है, ठीक है ना। आप क्या सोचते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सोल्ट दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही वैसे तो आपके होते हैं भाई, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ, या आप यू कैन से इट द कोऑर्डिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स। वैसे तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सोल्ट क्या होते हैं, दोनों ही बोथ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स, both are the combination of 2 or more stable molecules in a stoichiometric ratio, ठीक है, in a stoichiometric ratio। स्टीचियोमेट्री रेशियो क्या होता है बच्चों, और स्टीचियोमेट्रिक टर्म क्या होती है, ये वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। स्टीचियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, स्टीचियोमेट्रिक टर्म क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये हम लेटर डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस कहाँ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर हम फोकस कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर रहे हैं जिसको लेकर स्टूडेंट को डाउट होते हैं। किसी स्टूडेंट ने एक बार मुझसे पूछा था, सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सोल्ट ही होते हैं, वो काफी डिफरेंस है। हम आमतौर पर कह देते हैं बोथ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स इन ए स्टीचियोमेट्रिक रेशियो, तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों ये टर्म एक ही है, डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों टर्म सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्यों नहीं है ऐसा, आप ये देखिए ध्यान से, डबल सोल्ट जो होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं डबल सोल्ट का, मोहर सोल्ट, ठीक है, मोहर सोल्ट मैंने डबल सोल्ट के तौर पर एग्जांपल लिया, मोहर सोल्ट डबल सोल्ट का एग्जांपल हो गया। मोहर सोल्ट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, FeSO4 NH4 twice SO4.6H2, आप ऐसे लिख सकते हो, कई बार हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, NH4 twice FeSO4 twice, ऐसे भी लिख सकते हो 6H2, राइट, ये भी ठीक है। मोहर सोल्ट का एक फॉर्मूला होगा जिसका केमिकल नेम क्या होता है, दिस इज द अमोनियम, अमोनियम NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम, ठीक है। ये क्या होता है आपका आयरन, Fe क्या होता है, आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, सेकंड, इसकी 2 आ गई, ठीक है। सल्फेट, SO4 क्या होता है बच्चों, सल्फेट, ठीक है। अमोनियम आयरन सल्फेट, अमोनियम आयरन सल्फेट, इसका कॉमन नेम होता है मोहर सोल्ट। मोहर सोल्ट का केमिकल नेम है बच्चों ये अमोनियम आयरन सेकंड सल्फेट, ठीक है, मोहर सोल्ट का केमिकल नेम, और ये फॉर्मूला हो गया। ये मोहर सोल्ट एक डबल सोल्ट होता है विच इज स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट, ये बात ध्यान दीजिए, स्टेबल होता है, डबल सोल्ट क्या होता है, विच इज स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली, ठीक है, सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी आइडेंटिटी केवल सॉलिड स्टेट में ही होती है, इसकी आइडेंटिटी केवल सॉलिड स्टेट में होती है। इसका मतलब भी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हो, डबल सोल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हो, तो बच्चों ये क्या करता है, डबल सोल्ट लूज देयर आइडेंटिटी, डबल सोल्ट लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। केवल ये सॉलिड स्टेट में ही वो होता है, आपका स्टेबल होता है। इसका मतलब डबल सोल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट,
एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि व्हेन डबल सोल्ट डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, इट डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन, अलग अलग आयन में ब्रेकअप हो जाता है एंड लूज देयर आइडेंटिटी। लूज देयर आइडेंटिटी का मतलब है केवल सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट करता ही करता है, एज वेल एज एग्जिस्ट ऑल्सो व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जब आप उसको वाटर में डिजोल्व करते हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी, दे विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं, रिटेन करते हैं, मेंटेन रखते हैं। इनकी आइडेंटिटी का लॉस एक्वस फॉर्म में नहीं होता। लेकिन डबल सोल्ट क्या होते हैं, डबल सोल्ट केवल सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं। जब हम इनको एक्वस फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस। जैसे ये है हमारे पास, इसको मैं डिसोसिएट करके दिखाता हूं अभी, ठीक है। डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और डबल सोल्ट की आइडेंटिटी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लेकिन ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, एज वेल एज एग्जिस्ट ऑल्सो व्हेन डिजोल्व इन वाटर। मतलब जब आप इनको वाटर में डिजोल्व करते हो तो दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन दैट केस, उस केस में भी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। बात समझ में आ गई। अब सभी स्टूडेंट को डाउट क्लियर हो गया कि डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों टर्म अलग अलग है, दोनों टर्म का मीनिंग अलग अलग है। अभी एक एग्जांपल से मैं देखो मोहर सोल्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि डबल सोल्ट आपका कैसे आइडेंटिटी का लॉस कर देता है व्हेन डिजोल्व इन वाटर। नोट कीजिए, बड़ा बेसिक पॉइंट है। सभी स्टूडेंट्स को डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट, कॉम्प्लेक्स सोल्ट बच्चों में इन्हीं को कह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सोल्ट, ये दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों में मैंने एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस बताया, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। डबल सोल्ट में बात की थी मैंने मोहर सोल्ट की, मोहर सोल्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोहर सोल्ट में हमने बताया था कि जब आप इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, मोहर सोल्ट जो होता है डबल सोल्ट का एग्जांपल है, विच इज स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट, है ना, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली। ओनली का मतलब है कि जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे, मोहर सोल्ट का जनरल फॉर्मूला लिखा आपने, जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। जैसे यहां से बन जाएगा आपका आयरन फेरस आयन बन जाएगी, ये फेरस आयन हो गई, SO4 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ऑफ सल्फेट आयन बन जाएगी, प्लस ये अमोनियम आयन हो गई 2 टाइम्स 2 मोल ऑफ अमोनियम आयन, इनको मोल्स बोलते हैं बच्चों ना, मोल्स, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन, ये फेरस आयन, प्लस ये आपकी 2 मोल्स ऑफ अमोनियम आयन, ये बन गई, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन है, ठीक है। ये तो वाटर है, न्यूट्रल है, तो आपकी ये क्या बन गई, यहां से फेरस बन गए, यहां से देखो SO4 2 मोल है, 2 मोल ऑफ सल्फेट आयन, और यहां से ये 2 मोल है आपका अमोनियम आयन, ठीक है। नेट चार्ज बच्चों इसमें चार्ज चेक कर लिया करो, अगर नेट चार्ज आपका इक्वल है, क्योंकि कंप्लीट टोटल तो न्यूट्रल होता है ना, टोटल ओवरऑल के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, ओवरऑल तो न्यूट्रल रहेगा, तो आप ये न्यूट्रलिटी चेक कर लिया करो कि इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन है अभी। ये जैसे +2 हो गया, कैसे चेक करोगे, इस पे कितना चार्ज है +2, और यहाँ पर कितना है बच्चों, ये आपके पास -2 है और ये 2 मोल्स है, तो -4 लिख दूं, -2 एक पर है ना, तो 2 है, ये -4 लिख दूं बच्चों, ठीक है। समझ में आ गई बात। और ये वाला इस पर +1 है, ये 2 टाइम्स है, तो इसका भी ऐसे ही लिख दो 2 × +1। बोलो सबको समझ में आ गई, और ये कट गया सारा डाटा, तो ये इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन अभी, मतलब आपका ये जो आपने डिसोसिएशन किया है आयंस का, और जो ये आपने चार्ज दिखाए हैं ये ठीक है। मेन बात ये है जो आपने चार्ज दिखाए हैं ये ठीक है, मतलब नेट चार्ज कितना होना चाहिए, ओवरऑल चार्ज कितना होता है 0, ठीक है। तो इसका ओवरऑल चार्ज, क्योंकि ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है मोहर सोल्ट, ठीक है, तो ओवरऑल पे चार्ज आपका 0 ही होना चाहिए। तो मैंने इसका आयंस में कैसे डिसोसिएशन किया, इनको आयंस में इस टाइप से डिसोसिएट किया है कि ओवरऑल चार्ज कितना नजर आए 0। समझ में आ गई सबको ये बात। ये आपका किस में डिसोसिएट हो गया, ये आपका आयंस में डिसोसिएट हो गया व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब वाटर में डिसॉल्व किया तो ये सारा आयंस में ब्रेकअप हो गया, मतलब ये मोहर सोल्ट क्या हो गया, लूज इट्स आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मोहर सोल्ट लूज इट्स आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बात समझ में आ गई सबको, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर।
ये होगा। लेकिन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में क्या लिखना है कि दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी कंप्लीटली, दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। और यू कैन से दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। इवन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, मतलब डोंट लूज देयर आइडेंटिटी कंप्लीटली, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। और मोहर सोल्ट के और भी एग्जांपल है बच्चों, इसके सॉरी डबल सोल्ट के और भी एग्जांपल है। पोटासलम हो गया, है ना, पोटासलम भी इसका एग्जांपल हो गया, पोटासलम। तो और भी एग्जांपल है, मैंने एक एग्जांपल मोहर सोल्ट से बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको फंडा, ठीक है। इस टाइप से डबल सोल्ट के काफी एग्जांपल है, लेकिन आपको सबसे बड़ा पॉइंट ये समझना पड़ेगा डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही मैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट बोल रहा हूं, ठीक है। दोनों टर्म क्या है, अलग अलग है। बात समझ में आ गई। और भी अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आप करना चाहो तो ये भी कर सकते हो कि जो डबल सोल्ट होता है ना बच्चों, डबल सोल्ट जो होता है इसमें जो मेटल एटम होता है, जो मेटल एटम होता है वो एग्जिबिट इट्स नॉर्मल वैलेंसी, वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी में ही एग्जिस्ट करता है। इट्स नॉर्मल वैलेंसी, एग्जिबिट इट्स नॉर्मल वैलेंसी, अपनी नॉर्मल वैलेंसी ही शो करता है वो, ठीक है। जो भी सेंट्रल मेटल की जो नॉर्मल वैलेंसी होती है वो ही शो करता है इन केस ऑफ डबल सोल्ट। लेकिन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सोल्ट वो क्या करता है, वो कौन सी वैलेंसी शो करता है, मेटल जो होता है, मेटल विच इज सराउंडेड बाय आयंस और मॉलिक्यूल्स, मेटल विच इज सराउंडेड बाय आयंस और मॉलिक्यूल्स। बच्चों ये आयंस और मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा कलेक्टिवली, आयंस और मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या नाम दिया था, कंबाइनली लिजेंड, ठीक है। तो जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल, विच मेटल, कौन से मेटल की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल मेटल की। तो सेंट्रल मेटल जो आपके लिजेंड से सराउंडेड होता है ये क्या होता है, ये होता है बियॉन्ड इट्स नॉर्मल वैलेंसी, ठीक है। बियॉन्ड इट्स नॉर्मल वैलेंसी मतलब इसमें आपकी नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा वैलेंसी भी शो होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी भी सेंट्रल मेटल की वैलेंसी नॉर्मल वैलेंसी के बियॉन्ड होती है, किसी भी सेंट्रल मेटल की वैलेंसी अपनी नॉर्मल वैलेंसी से बियॉन्ड हो सकती है। लेकिन इन केस ऑफ डबल सोल्ट मेटल अपनी नॉर्मल वैलेंसी ही शो करता है, मेटल शोज इट्स नॉर्मल वैलेंसी, लेकिन इसमें क्या होता है, मेटल शोज वैलेंसी बियॉन्ड इट्स नॉर्मल वैलेंसी। ये भी एक अच्छा डिफरेंस हो गया, समझ में आ गई बात। इसका मतलब इन डिफरेंस के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि बोथ डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सोल्ट आर डिफरेंट टर्म। सभी बंधुजन बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। मेरे प्यारे साथियों, मैं अब तक आईयूपीसी नेम पर नहीं गया हूं, मैं अभी तक पूरा जनरल इंट्रोडक्शन पर ही हूं, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जनरल इंट्रोडक्शन पर ही हूं, आईयूपीसी नेमिंग पर अभी नहीं गया हूं मैं, ठीक है। जाऊंगा तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा सब कुछ। पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट तो कीजिए, पहले ये तो समझिए छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स जो आपको कल प्रॉब्लम के रूप में फेस करने पड़ सकते हैं, इन पॉइंट्स को क्लियर कीजिए। ये बच्चों को पता ही नहीं प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, तो वहां पर जाने से अच्छा पहले इनको क्लियर कीजिए ना, आईयूपीसी नेमिंग समझ में आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, तो बच्चों इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई, आई मीन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल ले रहा हूं, CONH3 6 टाइम, ठीक है। ये CONH3 6 टाइम और ये होगा Cl3। बच्चों ये काउंटर आयन है, एनायन है, तो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या बिहेव करेगी, कैटायन करेगी, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, ठीक है। ये एनायन है तो ये कैटायन हो गई, कंप्लीट समझ में आ गया बात। और क्या इस, मुझे एक बात बताओ, क्या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयोनाइजेशन पॉसिबल है, क्या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयोनाइजेशन पॉसिबल है? यस। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास अब की बार क्या है, काउंटर आयन है ना। जब आप आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि व्हेन दिस डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोशिएट इनटू आयंस, यस इट डिसोशिएट इनटू आयंस। क्या ये आयंस में डिसोशिएट हो सकता है? हो सकता है। अगर मैंने यहां पर कैटायन दिखाया, यहां पर एनायन दिखाया, हो तो गया डिसोसिएशन। व्हेन डिसॉल्व दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर देन इट विल डिसोशिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस, अलग अलग आयंस बन जाएगी, ये कैटायनिक पार्ट, ये एनायनिक पार्ट। इसका मतलब आयोनाइजेशन हो सकता है। मैंने बताया था आयोनाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आपकी कोई काउंटर आयन आ जाएगा ना, या तो इधर हो आपके एनायन के रूप में या फिर इधर हो कैटायन के रूप में। अगर इधर हुई कैटायन के रूप में तो आपकी एंटिटी क्या बिहेव करेगी, बोलो। अगर ये इधर हुई कैटायन के रूप में को काउंटर आयन, तो ये एंटिटी कौन सी काउंटर आयन बिहेव करेगी, एनायन। और अगर इधर हुई एनायन तो ये कौन सी काउंटर आयन बिहेव करेगी, कैटायन। इस केस में आपका आयोनाइजेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। मतलब इट कैन बी आयोनाइजेबल।
राइट। तो ये बात पहले भी हो गई थी, बार बार रिपीट करता चल रहा हूं मैं पॉइंट को ताकि आपको रिफ्रेश होता रहे सभी पॉइंट। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी के बारे में सभी नोट कीजिए, बहुत ध्यान से नोट कीजिए, बहुत ही बारीक बारीक, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है जिनको आप इग्नोर करते हैं आमतौर पर। प्राइमरी वैलेंसी होती है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, उस गिवन कॉम्प्लेक्स में, उस गिवन कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होती है, उस सेंट्रल मेटल की, सेंट्रल मेटल ये होता है, इसके साथ ये लिजेंड है, ठीक है। ये लिजेंड नहीं बच्चों, ये लिजेंड नहीं है क्योंकि आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट नहीं है। ध्यान से देखिए इस बात को, Cl3 इज नॉट ए लिजेंड बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट नहीं है, इस बात को ध्यान से समझिए। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जो पार्ट होगा एक्सेप्ट सेंट्रल मेटल, एक्सेप्ट सेंट्रल मेटल, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जो पार्ट होगा वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? लिजेंड कहलाएंगे, ठीक है। वेदर दे आर एनाइनिक, कैटाइनिक और न्यूट्रल, सभी क्या कहलाएंगे? लिजेंड कहलाएंगे, केवल इस सेंट्रल मेटल को छोड़कर, क्योंकि सेंट्रल मेटल के साथ कौन कोऑर्डिनेट करता है इस स्क्वायर ब्रैकेट में? ओनली लिजेंड। ये लिजेंड नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड है, मतलब ये Cl3 है, ये इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन लिजेंड। ये बात समझनी होगी आपको, ये लिजेंड नहीं है, ठीक है बच्चों, ये लिजेंड नहीं है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में क्या ख्याल आपका? सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों को नहीं पता किसी को भी, तो सेकेंडरी वैलेंसी उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। सेकेंडरी वैलेंसी उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होती है बच्चों, ठीक है। अब इसमें आ गए, समझ में आ गए सबको? प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और सेकेंडरी वैलेंसी उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। अब बच्चों ये बात ध्यान से देखिए आप, ये जो है मेरे पास, ये आपका क्या है? लिजेंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ, ये लिजेंड नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर आ जाते हैं पहले। नंबर ऑफ लिजेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिजेंड डायरेक्टली अटैच्ड, नंबर ऑफ लिजेंड डायरेक्टली अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल, नंबर ऑफ लिजेंड डायरेक्टली बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ लिजेंड डायरेक्टली अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ जो नंबर ऑफ लिजेंड इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी है बच्चों? वैलेंसी क्या बताया मैंने, सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताया? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिजेंड विच इज डायरेक्टली अटैच विद द सेंट्रल एटम। बच्चों डायरेक्टली अटैच का मतलब अभी मैंने बताया, जो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हिस्सा होंगे, जो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हिस्सा होंगे वही आपका क्या कहलाएंगे? नंबर ऑफ लिजेंड अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम डायरेक्टली, ठीक है। लिख दिया बच्चों, लिख दिया, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ध्यान दो साथियों, लिख दिया मैंने ये बात, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, राइट। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो होंगे वही कहलाएंगे, इसके क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कितने लिजेंड अटैच है इस सेंट्रल मेटल से? 6, है ना। ये लिजेंड है, न्यूट्रल लिजेंड है, नाम होता है अमाइन। वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो हम पॉइंट टू पॉइंट ट्रैक बनाकर चल रहे हैं। अभी मैं इनका नेमिंग डिस्कस करने लगा है तो यू मे गेट कंफ्यूज, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना भाई क्रिएट हमें स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल फ्रेश करने टॉपिक, टर्न बाय टर्न, और बिल्कुल एक स्मूथ ट्रैक बना के चलना है जिसपे स्टूडेंट कोई डिफिकल्टी फेस ना करे, यही तो पर्पज है हमारा। तो अभी इनके नाम की तरफ हम फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता देता हूं, ये आपका न्यूट्रल लिजेंड होता है, ठीक है। न्यूट्रल लिजेंड होता है, मीन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्लोराइड आयन के ऊपर सबको पता है भाई, क्लोराइड आयन पे -1 चार्ज होता है ना, ये न्यूट्रल नहीं है। तो ये जो हो गया है नंबर ऑफ लिजेंड जो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में डायरेक्ट कनेक्ट है, नंबर ऑफ लिजेंड जो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में डायरेक्ट अटैच है इस सेंट्रल एटम से, कितने? 6 है। तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। बोलो सबको बात समझ में आ गई? कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो इसको मैंने x कंसीडर कर लिया। मुझे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है उसको मैंने लेट कर लिया x, लेट इट विल बी x, ठीक है। तो अब इसके पास ये न्यूट्रल लिजेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अमाइन न्यूट्रल लिजेंड ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। क्लोराइड आयन पे सबको पता है बच्चों -1 चार्ज होता है, क्लोराइड आयन 3 टाइम्स है तो इट विल बिकम -3, इट विल बिकम
3। यहां पर देखिए बच्चों ध्यान से, व्हाट आई एम सेइंग कि ये आपका कोबाल्ट और ये NH3 6 टाइम हो गया और ये आपका Cl3 हो गया। ठीक है, ये फिर वही बात आ गई आपके सामने कि भाई ये जो है क्लोराइड आयन एनायन है, इस पे -1 चार्ज होता है, ये आपका न्यूट्रल लिजेंड है, 0 होता है, और इसका क्या किया, लेट इट इज X, इसको हमने लेट कर दिया, किस लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो थी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बच्चों। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, ये पूरा का पूरा इसको कंबाइन करो, जैसे इसके पास X हो गया, ये क्या है आपके पास, इसके पास कितना चार्ज है 0 और 6 टाइम है तो 0 ही बन जाएगा, ये तो 0 6 टाइम, और इसके ऊपर -1 है 3 टाइम्स तो -3, और नेट चार्ज पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर +1 है, पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इट इज इक्वल टू 0। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज होता है, पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर बच्चों कोई चार्ज होगा तो वो इक्वल टू दैट चार्ज जो वहां पर मेंशन होगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं जैसे मेरे पास ये हो गया FeCN6 आपका और ये 4 नेगेटिव, ये हो गया बच्चों। तो ये देखो पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज गिवन है, पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज गिवन है ये -4। तो हमें सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है तो मैंने इसको लेट किया X। Cn मेरा एक एनायनिक लिजेंड होता है, नेगेटिव लिजेंड होता है, -1 चार्ज होता है, इसको हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। -1 तो देखो बच्चों ये क्या करेंगे हम, X हो गया -1 6 टाइम है तो -6 हो गया, और इक्वल टू इस पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज गिवन है, कितना है -4, तो इक्वल टू दैट चार्ज। बोले ये बात समझ में आ गई सबको। ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में की होगी आपने, 11th क्लास वाले बच्चों ने रिडॉक्स रिएक्शन में की होगी, 12th वाले बच्चों ने ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ी होगी। ठीक है, तो फिर भी मैं बहुत ही दबाव देकर, बहुत ही स्ट्रेस देकर इस बात को समझा रहा हूं, अगर बच्चों कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो सारा का सारा टोटल चार्ज इक्वल टू क्या करना है, इक्वेट 0 के इक्वेट करना है, और यहां पर अगर कोई चार्ज है तो वो क्या करना है, इक्वल टू दैट चार्ज विच इज गिवन इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया बच्चों, X इक्वल्स टू आ गया +3। ऑलवेज ये बात ध्यान कीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी फाइंड आउट कर रहा हूं, मेटल की। मेटल आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं, इसका मतलब दे विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। उन पे कैसा चार्ज आता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आता है, दे विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज। मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों आपने नोट कर लिया, मैं अब बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से इसको बता देता हूं, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं इसको, बिल्कुल क्लीन कट से इसको क्लियर कर देता हूं बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्राइमरी पहले सेकेंडरी वैलेंसी देख लीजिए बच्चों। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है कि आपका जो सेंट्रल मेटल होता है उसके साथ कितने नंबर ऑफ लिजेंड अटैच होते हैं डायरेक्टली इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्योंकि लिजेंड वही होते हैं जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो कितने लिजेंड है बच्चों, यहाँ पर NH3 नाम के कितने लिजेंड है, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो हो गई इसकी 6 हो गई, किसकी, कोबाल्ट की, सेंट्रल एटम की 6 हो गई, जो कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी है, जो कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। समझ में आ गई होगी सभी प्यारे बच्चों को ये बात। दूसरा, सेकेंडरी वैलेंसी के बाद आती है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी होती है उस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, उस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है तो इसको X कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, क्लोराइड आयन आपको पता है -1 होता है, एनायन होता है क्लोरीन, और ये क्या है आपका न्यूट्रल लिजेंड है। ठीक है, इस पे 0 चार्ज होता है। न्यूट्रल लिजेंड का मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0 है। सारे के सारे को हम अगर सम कर देते हैं तो X + 0 आपका 6 टाइम है बच्चों तो 0 आ जाएगा ये, और ये -1 3 टाइम्स है बच्चों तो ये 3, ये कितना आ जाएगा, -1 3 टाइम्स है तो ये -3 आ जाएगा बच्चों, और इक्वल टू नेट चार्ज कितना अभी बताया था मैंने, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेट चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज बच्चों ये होता है, अभी मैं क्लियर कर रहा था, दोबारा एग्जांपल बता देता हूँ। ये आपका नेट चार्ज होता है, जैसे ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके ऊपर ये चार्ज दे दिया -4, ये नेट चार्ज है। अगर इस फॉर्म में चार्ज दिया होगा तो इक्वल टू दैट चार्ज। ठीक है, इक्वल टू दैट चार्ज, पर इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं दे रखा, कोई नेट चार्ज तो है नहीं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों X इक्वल्स टू +3 आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारी बात हो गई थी। ऑक्सीडेशन नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर कभी नेगेटिव नहीं होगा मेटल का, ठीक है, बिकॉज मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो बच्चों ये जो +3 आया है, क्या आया है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, किसकी, कोबाल्ट की। ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई कोबाल्ट की, तो ये +3 आ गई है ना, +3। तो इसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट। तो ये जो आपको गिवन एग्जांपल दिया गया है, इस दिए हुए एग्जांपल में आप समझ गए कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 3 आ गया, कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि 6 आ गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है भाई, आपका प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉटेड लाइन। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करनी है बच्चों, इस बात को नोट कीजिए। डॉटेड लाइन से जो भी बॉन्ड रिप्रेजेंट की जाएगी वो प्राइमरी वैलेंसी के रिगार्डिंग होगी, ठीक है। दूसरा आपकी सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सॉलिड लाइन से, इस टाइप से सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है, सॉलिड लाइन से। डॉटेड लाइन से आपकी प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट भी नोट कीजिए, ठीक है। इसका अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं, इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, इस कॉम्प्लेक्स का, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसका डायग्राम बनाता हूं, तो मैं देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, COCl 3 टाइम्स डॉट 6 टाइम NH3, ठीक है, ये भी यही है ना, एक ही बात है, COCl 3 डॉट 6 टाइम NH3। रिप्रेजेंटेशन दिखा देंगे बच्चों, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ COCl3 6 NH3, यही तो था बच्चों, है ना, यही तो कॉम्प्लेक्स था। तो इस कॉम्प्लेक्स का अब आपको क्या दिखाना है, रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो मैंने कहा था इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है, इसमें कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 है, इसका मतलब 6 को तो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और आपकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी इसमें आई थी आपकी 3, इसका मतलब 3 को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डॉटेड लाइन से, ठीक है, 3 को डॉटेड लाइन से। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए बच्चों ध्यान से, ये आपका कोबाल्ट सेंट्रल मेटल हो गया, इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई, नंबर ऑफ लीजेंड 6 थे जो कि NH3 नाम के थे, तो NH3 मैंने 6 बार दिखा दिया, डॉटेड नहीं सॉलिड लाइन से। ध्यान कीजिए नंबर ऑफ लीजेंड 6 थे, वही तो थे इसके सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो था। और वो क्या थे, नंबर ऑफ लीजेंड कितने अटैच है, 6 लीजेंड अटैच है NH3 नाम के, तो 6 बार दिखा दिया। और अगर ये सेकेंडरी वैलेंसी में काउंट हो रहे हैं तो ये सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। बोलो समझ में आ गई बात। दूसरा क्या है आपका प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी किसके रिगार्डिंग आई थी, Cl के रिगार्डिंग आई थी, है ना, Cl क्लोराइड आयन की रिगार्डिंग आई थी, कितनी थी 3, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई थी इसकी 3, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से। तो 3 आप Cl डॉटेड लाइन से बॉन्डेड कर दीजिए, इसके बाद 3 Cl डॉटेड लाइन से कर दिए। लो भाई प्यारे बच्चों, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा इस कॉम्प्लेक्स का। समझ में आ गई बात सबको। 6 सॉलिड लाइन दिखाई गई है, इसका सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रही है, ठीक है। 3 आपने डॉटेड लाइन दिखाई है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रही है। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों सबको। तो भाई ये हमने आज आपको जनरल इंट्रोडक्शन करा दिया, कंप्लीट 90%, कंप्लीट नहीं 90% मैंने आपको जनरली इंट्रोड्यूस करा दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखने के बाद इसमें आने वाले डाउट को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल की क्लास में आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है बच्चों। आपको मैं उम्मीद करता हूँ फिजिक्स से अच्छा केमिस्ट्री का पार्ट लगा है, फिजिक्स से अच्छा आपको केमिस्ट्री का पार्ट समझ में आया है। फिर भी किसी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क टू मी थ्रू ए कमेंट बॉक्स विच इज ओपन फॉर 24/7 आवर्स, राइट। तो सभी बच्चे इसको नोट्स बनाएंगे, क्लियर करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बच्चों के बहुत ज्यादा हमारे पास कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा इसको लेकर बच्चों ने क्वेश्चन किए थे कि सर आप केमिस्ट्री करा सकते हो। तो भाई आज हमने केमिस्ट्री की शुरुआत कर दी। हमने एक डायलॉग स्टार्टिंग में बोला था, आपको एक बात बोली थी हमने, उस बात को आज हमने प्रूव करने की कोशिश की है और डेफिनेटली वी विल प्रूव इट, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए बस,
और समय के साथ साथ मेरे साथ पढ़ते चलिए बच्चों। अपना एक ही मूल मंत्र है, नो नॉनसेंस, नो नॉनसेंस, ओनली स्टडी स्टडी स्टडी। ठीक है, सिर्फ स्टडी पे फोकस रहेगा, किसी टाइप की कोई नॉनसेंस नहीं रहेगी। 24 आवर्स अपना यही काम है। प्रोफेशनली हमारा यही काम है, हम प्रोफेशनली टाइप के लेक्चरर हैं, तो हमारा इसके अलावा कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। तो सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ते रहिए, सारी बातें समझ में आएंगी बच्चों। इसके अलावा दूसरी टाइप की बातें आपसे डिस्कस नहीं होगी। ओके, बाय।